नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जावेद आलम ऑफिशियल में। तो आप देख रहे होंगे हमारे साथ एक महाराजगंज जिले की बड़ी शख्सियत बैठी हुई है जिनका नाम है अभिजीत सिंह। ये यहाँ पे महाराजगंज जिले में डाइट प्राचार्य पद को सुशोभित करने का काम कर रहे हैं। तो आइए आज इन्हीं के जीवन के कुछ पहलुओं को हम जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही में यह भी जानेंगे कि महाराजगंज डाइट शिक्षा जगत में क्या क्या नवाचार कर रहा है। सर, आपका मेरे YouTube चैनल जावेद आलम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बता दें। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको स्वयं PS संवर्ग ज्वाइन करने की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरा नाम अभिजीत सिंह है। जी। और मैं PCS 2000 बैच का प्रांतीय शिक्षा सेवा संवर्ग का अधिकारी हूं जी। और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं, जिसको आप प्रयागराज कहते हैं। जी। चलिए, तो सर प्रयागराज के हैं जो शिक्षा की नगरी है, जो संघर्षों के लिए जानी जाती है, सर वहां से बिलोंग करते हैं और उस संघर्षों को यहाँ पे वो चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। सर, यहाँ पे आप डाइट प्रचार को आप सुशोभित कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये डाइट प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी संभावनाओं को लेकर लेके आ रहा है। देखिए, डाइट की स्थापना प्राथमिक शिक्षा को उन्नयन करने के लिए हुई थी। ठीक है। जिसमें प्राथमिक शिक्षा में 3 प्रमुख चीजें होती हैं। एक होता है आपका अध्यापक, एक होता है आपका विद्यार्थी, एक होता है आपका अभिभावक। ठीक है। डाइट की स्थापना शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए हुई थी, प्रशिक्षित करने के लिए हुई थी। मतलब देखा जाए तो डाइट शिक्षकों की मातृ संस्था है। यहाँ से लोग आते हैं तो टीचर के रूप में प्रशिक्षित होकर जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला यही कर्तव्य रहता है कि हम उनके अंदर एक कर्तव्य बोध और नैतिक बोध को प्रेरित करें, जागृत करें और समकालीन शिक्षक संवर्ग की या शिक्षक जगत की, विद्यार्थी जगत की जो चुनौतियां हैं, उस अध्यापक को वैसा डेवलप करें कि वो सारी चुनौतियों से रूबरू हो सके और उसके एक अच्छे निदान के लिए तैयार हो सके। कुल मिलाकर शिक्षकों को सपोर्ट करना है आपको। हाँ, शिक्षकों को सपोर्ट करना है और उसको ये भी देखना है कि अध्यापक और विद्यार्थी का जो इंटरेक्शन है वो एक बेहतर हो। जो क्वालिटीज, जो स्किल्स हमको विद्यार्थियों में देनी है, वो सारे समय के तहत जो प्रशिक्षण कराए जाते हैं उसके थ्रू टीचर को अपडेट किया जाता है, ताकि समकालीन व्यवस्थाओं में शिक्षा का जो एक डिमांड है शिक्षा विभाग का, शासन का, विद्यार्थियों का, उसको हम सब पूरा कर सकें। अच्छा, तो आपने जैसा कि बताया कि हम जो सपोर्टिव है वो आप काम करते हैं, जो शिक्षक है और छात्रों के बीच जो कोऑर्डिनेशन है उसको आप बेहतर करने का काम करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप विगत 2 वर्षों या 2.5 वर्षों से आप यहाँ पे कार्यरत रहे हैं, तो महाराजगंज डाइट की क्या भूमिका रही है? आप जब से आए हैं तो प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या भूमिका आपने दिया है, यहाँ पे क्या क्या नवाचार दिया है, क्या क्या आपने कार्य यहाँ पे किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस चीज को कहना चाहूंगा कि हमने पंक्चुअलिटी को सुधारा है। डाइट का जो स्तर है, डाइट के द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं उनकी नियमितता को हमने बराबर मेंटेन रखा है। उसकी पंक्चुअलिटी, उसके डिसिप्लिन, ये हमारे अपने स्तर की बात है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे मेंटरशिप कार्यक्रम चलता है, जिसमें डाइट प्रवक्ता को एक ब्लॉक अलॉट होता है मेंटरशिप में, तो उसके तहत जब हमारे यहाँ से लोग जाते हैं या कभी मैं भी जाता हूँ स्वनिरीक्षण के लिए, तो हम लोग यही देखते हैं कि जो मेथड्स इम्प्लॉयड किए जा रहे हैं टीचिंग स्किल्स और क्लासेस में, क्या उससे बच्चे को फायदा हो रहा है। हम उसको ये भी जानना चाहते हैं कि किसी बच्चे का बौद्धिक स्तर क्या है। फिर उसके बाद हम अध्यापकों से वो क्लास में परिचर्चा करते हैं, कभी PTM की बैठक में भी प्रतिभाग करते हैं, SMCs के द्वारा भी उनको जागरूक किया जाता है और उनको प्रेरणा, मोटिवेशन दिया जाता है कि हम अपनी चीजों को सही तरीके से समयबद्ध कैसे करें। और इसके अतिरिक्त हम ये भी प्रयास करते हैं कि उनका जो सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटा है हमारे बच्चों का, हमारे ग्रामीण परिवेश का, कि चीजें जो भी संचालित हो उन्हीं के ग्राउंड स्तर से जुड़ी होनी चाहिए। जैसे कुछ चीजें ग्राउंड स्तर पर बच्चों तक पहुंच नहीं पाती हैं। जैसे मान लीजिए हम जो यहाँ टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ट्रेनिंग बच्चों तक नहीं पहुंच पाती, इसका क्या विशेष कारण रहा है?
इसका विशेष कारण ये होता है कि जब यहाँ से प्रशिक्षण लेके जाता है अध्यापक यहाँ से, तो वहां जाकर इम्प्लाई तो करता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है कि एक बड़ी मात्रा में स्टूडेंट के अटेंडेंस जो है प्रभावित रहती है, हमेशा एब्सेंट रहते हैं। ठीक है। और दूसरा, जो साजो सामान या संसाधन होने चाहिए, हो सकता है शायद वो उपलब्ध ना हो पाते हों विद्यालय स्तर पर, पॉसिबल हो। हाँ ये। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर चूंकि जब प्रशिक्षण होता है तो बड़े लोग होते हैं, अनुशासन होता है, लेकिन क्लासेस में ये छोटे बच्चों के साथ संभव नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी मैंने देखा, जैसे हम टीएलएम प्रशिक्षण अभी हमने कराया था, तो टीएलएम स्कूल में बने हुए निपुण तालिका, निपुण से संबंधित जो भी प्रशिक्षण हमने दिया वो सब दिख रहे हैं। आंगनबाड़ियों के लिए प्रशिक्षित किया गया था, तो वहां पर भी अब काफी खिलौने वगैरह टॉयस आए हैं। तो कार्यक्रम अच्छा चल रहा है और बहुत से लोग कोऑपरेट भी करते हैं। कई जगह पे हम लोगों ने ये भी रीति चलाई थी कि जो अच्छा आउटपुट दे रहे हैं जो भी टीचर, तो डाइट के स्तर पे हम उनको सम्मानित भी करते हैं। ये सबसे अच्छा है कि हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम टीचर्स को प्रेरणा दे रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप और अच्छा काम और हम ये भी करते हैं कि टीएलएम क्राफ्ट मेला, इनोवेशन बैंक अभी हम बनवा रहे हैं। इनोवेशन बैंक में ये है कि हर ब्लॉक से जो अच्छे अच्छे टीचरों ने जो भी मेथड्स इम्प्लाई किए हैं, जो भी टेलेंट्स बनाए, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन विधि कुछ भी है, तो उसका हम लोग एक बैंक बना रहे हैं। ये नई चीज मुझे देखने को मिल रही है कि इनोवेशन बैंक आ रहा है। जो भी टीचर्स अलग अलग हमारे जो महाराजगंज जिले हैं, कई सारे अध्यापक नवाचार कर रहे हैं, उन नवाचारों को इकट्ठा करके यहाँ एक बैंक बनाया जा रहा है, ऐसा है। हाँ, और एक चीज हमने अभी और देखी, चूंकि जब मैं आया तो मैंने कई प्रतियोगिताएं कराई, बहुत सी प्रतियोगिताएं कराई, तो उन प्रतियोगिताओं को हम ज्यादा ज्यादा टेक्नोलॉजिकल स्तर पे ले जाना चाह रहे हैं। जैसे अभी हमारे क्विज प्रतियोगिता हुई तो जस्ट एज ए केबीसी के फॉर्मेट पे हुई, कि सबके सामने लैपटॉप लगा हुआ है, बड़ी स्क्रीन चल रही है, तो ये चीजें बड़ी अच्छी आई हैं, जैसा मैंने विद्यालय में कराया। हाँ, जैसा आपने वहां कराया, हमने यहाँ कराया। ठीक। और दूसरी बात, ये आर्ट क्राफ्ट कला मेला, तो वहां से कई ऐसे अध्यापकों के नाम तो मैं खुद जानता हूँ जो वास्तव में बहुत बेहतर कलाकार हैं। तो ऐसे लोगों को हमने एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराया है अपने स्तर पे, कि ताकि वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। टीएलएम मेला में काफी लोग आते हैं, तमाम तरीके के टीएलएम्स लेके आते हैं। नहीं, ठीक है सर, ये तो आप कह रहे हैं कि जो टीएलएम आप करवा रहे हैं, आप प्रतियोगिता करा रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, फिर भी तो आपको कुछ न कुछ तो चुनौतियां तो दिखी होंगी कि हाँ ये चुनौती इस फील्ड में ये है, हम वहां गए तो हमको ये चुनौती मिली, हम ट्रेनिंग कराए तो हमारे यहाँ पे ये चुनौतियां। क्या चुनौतियां आपकी रही है? तो ये चुनौतियों को दो स्तर पे अगर हम देखें, एक है ट्रेनिंग के स्तर पे और एक है जो यहाँ से लेके जाते हैं ट्रेनिंग हमारे अध्यापक, तो उसका फील्ड में जो इम्प्लीकेशन होता है। तो ट्रेनिंग के स्तर पे तो ये है कि चूंकि संसाधन तो पर्याप्त हैं, लेकिन ट्रेनिंग के लिए जो लोग आते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो होता है कि ना, आपको मैनेज कैसे करना है, कितने क्लासेस में चलानी है, उसकी रूटीन तय करना, और सबसे बड़ी चीज है कि खाने पीने की क्वालिटी के साथ साथ जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी, और उससे भी बढ़कर ये है कि हर ट्रेनिंग में हर जो ट्रेनी आया है उसमें प्रतिभाग करे, मन से प्रतिभाग करे, और कोई भी गतिविधि होती है तो उसमें समूह रूप में या व्यक्तिगत रूप में मतलब स्टेज पे जाए, आए और सीख के ये इंटरेक्शन बढ़े, वो अपनी चीजों को, अपनी उपलब्धियों को साझा करे। और अगर उसके पास कोई विशेष उपलब्धि नहीं भी है तो कम से कम उस ट्रेनिंग में संयम और साहस के साथ एक अनुशासित रूप में पेश आए। हमारा ये चीज मतलब कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग हो, जो भी अध्यापक यहाँ पे आए वो इंटरेक्ट करें, जो भी यहाँ पे ट्रेनर है उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे सीखें और उन सीखी हुई चीजों को विद्यालय में आके लागू करने का वो प्रयास करें। ये तो समझ में मुझे आ रहा है चुनौतियां। आपके स्तर से क्या स्टेप उठाया गया है? मान लीजिए आपने 2 साल यहाँ पे काम किया, 2 साल में कौन कौन से स्टेप आपने उठाए, कुछ विशेष स्टेप जो आपने उठाया है वो बताइए। मैं जब ज्वाइन किया तो मैंने सबसे पहले मैं एक क्रमबद्ध रूप से आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक फॉर्मेट डेवलप किया। जो मेंटरशिप हमारे स्तर से होती है, क्योंकि पहले ऐप के थ्रू होती थी, उसका डेटा हम लोग को बड़ी आसानी से नहीं मिल पाता था, और चूंकि ये भी था कि हम किधर गए तो उस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, क्या अच्छाइयां हैं, तो हमने उसको एक फॉर्मेट डेवलप कराया। उस फॉर्मेट में 15-20 तरीके के क्वेश्चनेयर्स हैं। तो उस क्वेश्चनेयर्स को जब हमारे मेंटर्स जाते हैं पर्टिकुलर विद्यालय पे, तो वहां पे उसको भरते हैं, उसमें इंगित करते हैं कि यहाँ पे क्या चीज नया हो रहा है और क्या चीज रुका हुआ है और क्या चीज प्रोग्रेसिव है।
ठीक है। तो उससे हमें एक ये मिलता है कि हाँ, इस क्षेत्र में हमें इस तरह की चुनौती है, उस पे हमें क्या ये फोकस काम करना है, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ से जब ये मेंटरशिप होती है, हम लोग भी जाते हैं, तो क्लास में टीचर जब पढ़ाता है तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल। कि वो ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे पढ़ा रहा है, क्या बच्चों को आ रहा है, तो उस बिहाफ पे हम उसका स्पॉट असेसमेंट करते हैं। निपुण लक्ष्य के तौर पे, निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से भी स्पॉट असेसमेंट किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर वहाँ कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है तो उसको भी हम लोग संज्ञानित में लाते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप हमारा ये था कि जो अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं उनसे हमने उनकी कार्य योजना पूछी, उनसे मीटिंग लेते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं। और उसके बाद जो है हमने एक ये भी चलाया था कि एआरपी के माध्यम से जो हर ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ अच्छे विद्यालय हैं, ये मेरा अभी विजन है, अब इस पे वर्क मैं कर रहा हूँ कि उनकी ड्राफ्टिंग करके मैं एक मैगजीन पब्लिश करूँ, ताकि ये तो बहुत अच्छी हाँ, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी आए या कोई भी व्यक्ति अगर जानना चाहे महाराजगंज के विद्यालयों को, तो वो उसके सामने एक आईना होगा कि हमारे यहाँ पे ये विद्यालय टॉप क्लास के हैं। इससे न केवल टीचर को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि उस क्षेत्र के बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा के लिए हम तैयार कर पाए। अब देखिए आप, डाइट ऐसी जगह है, ठीक है, जो आम जनमानस है। देखिए मैं आम जनमानस से ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ सोशल मीडिया के जरिए, तो ये डाइट को लोग समझ नहीं पाते। आप देखिए जो मुख्य काम है, अध्यापक तो स्कूलों में पढ़ा ही रहा है, लेकिन बैकडोर पे, ठीक है, पर्दे के पीछे डाइट कितनी मेहनत कर रहा है उस प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। अब एक बात बताइए सर, आप तो विद्यालयों में जाते हैं, अध्यापन लोगों का आप देख रहे हैं, आपके यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, आपके यहाँ का अध्यापन कैसा है, और आपके यहाँ जो बीटीसी जो ट्रेनिंग बच्चे कर रहे हैं, क्या उसमें आप नया करने का काम कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो मैंने ये नया किया कि बच्चों की उपस्थिति मैंने जो है मेंटेन की, उनको कैसे भी करके मोटिव करके समझा के, नहीं हुआ तो मैंने कड़ाई से उस पर कार्रवाई करके भी उनको उपस्थित किया। कोई भी व्यक्ति साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया। उसके बाद हमने पंक्चुअलिटी डेवलप की। पंक्चुअलिटी इस हद में डेवलप की कि अगर बच्चा या कोई भी स्टूडेंट सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक की क्लासेस हैं शेड्यूल्ड, तो उसमें कोई भागने न पाए। क्योंकि जो है महाविद्यालय स्तर का, विश्वविद्यालय स्तर के इसका सब सिस्टम है, तो पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, कि आपको नैतिक व्यवहार आपका कैसा हो, आप अपने करियर के प्रति, चूंकि आपको भी भविष्य में टीचर बनना है, तो जब आप स्वयं डिसिप्लिन नहीं होंगे, स्वयं आप अपने प्रति नहीं सोचेंगे, तो एक बैकवर्ड एरिया में, जो गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि में, आप कैसे आप खुद को मेंटेन करेंगे, एडजस्ट करेंगे? तो उस सांचे में आप ढालने का काम कर रहे हैं। हम यही स्तर पे प्रयास कर रहे हैं कि वो जब भी टीचर बन के जाए तो एक अच्छी छाप लेके यहाँ से जाए, और जिस भी क्षेत्र में विद्यालय में जा रहा है तो वहां पर उसको दिखाए, प्रदर्शित करे कि हम ऐसे संस्थान से हैं जहाँ पे हर चीज बड़ी गंभीरता से, बड़ी बेहतर तरीके से, मतलब 2 सालों में आप उसके अंदर टीचर का हर एक गुण विकसित करने का हमारा प्रयास यही है, और एक हद तक हम इसमें सक्सेसफुल भी हो। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये बताइए, मैं चूंकि यहाँ पे अध्यापक रहा, ठीक है, आप प्राचार्य रहे, आपके सानिध्य में ही, आपके अंडर में ही मैंने भी यहाँ पे आके कई सारी ट्रेनिंग यहाँ पे मैंने देखी। मैंने एक चीज गौर की, यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में कभी कभी ट्रेनिंग होती है, 500-500 लोग आपके यहाँ पे आप मैनेज कर रहे हैं। अगर उनका हेड काउंट देखा जाए तो 5000 पहुंच जाएगा, 6000 पहुंच जाएगा। हेड काउंट मतलब कि 500 लोग अगर एक दिन में कर रहे हैं, तो मतलब कि 10 दिन में हुआ तो कितना उनको जोड़कर वो उसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो वो हेड काउंट है। तो 500 लोग एक दिन कर रहे हैं, आप 10 दिन ट्रेनिंग करा रहे हैं, 5 दिन करा रहे हैं, 1 हफ्ते ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो इतना जो हेड काउंट दिखाया है वो बढ़ जाता है। तो इतने लोगों को मैनेज करना कम आसान बात तो नहीं है बिल्कुल। आप कैसे किया आपने ये? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 2023 में हमने लगभग 6000 हेड काउंट की ट्रेनिंग कराई थी 15 दिनों में। 15 दिनों में 6000 हेड काउंट बहुत मायने रखता है। और अभी रिसेंटली अक्टूबर में भी हमने जो है लगभग 5000 हेड काउंट कराई थी, वो भी 10-12 दिन के अंदर। देखिए उसमें चुनौतियां क्या आती हैं कि पहले तो सबसे बड़ा टीम वर्क, मतलब हमारे कार्यालय में जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रवक्ता हो या हमारा कार्यालय लिपिक स्टाफ हो, उसके अंदर आप कैपेसिटी बिल्डिंग पहले करें, मैनेजमेंट करने का, आपके सहयोग करने के लिए उसको तैयार करें। दूसरी बात, संसाधनों की उपलब्धता, आपको जो भी संसाधन चाहिए उसको 4 दिन 5 दिन पहले मंगा के उसको एलोकेट कर लीजिए कि इस क्लास में हमें इतने स्टेशनरी देने हैं,
इस क्लास में इतने लोगों को बैठाना है, टीवी चल रही है कि नहीं चल रही है, ये सारी जो बैठक व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, और सबसे बड़ी चीज है कोलैबोरेशन। आपको पता होनी चाहिए कि मुझे अमुक व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है, इसके अंदर ये रुचि है, उसको हमको किस इस पर्टिकुलर प्लेस पर रखना है कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से कर ले, ये आपको पता होना चाहिए जब आप इन सब चीजों को वर्क करते हैं। और चौथा है मॉनिटरिंग। आप ये मायने नहीं रखता आप कितने बड़े ट्रेनिंग को करा रहे हैं, मायने रखता है कि आप स्वयं कितना उसको मैनेज कर रहे हैं। जब ट्रेनिंग होती है, मैं बराबर हर दिन में हर क्लास में 2-3 बार जाता हूँ, तो उससे क्या होता है कि सारी चीजें बनी रहती हैं, व्यवस्थाओं में कोई उसमें विक्षेप पैदा नहीं होता। नहीं, मैंने भी ट्रेनिंग की है यहाँ पे, तो मैंने देखा आप क्या हमेशा आते जाते रहते थे, वहाँ भी देखा करते थे। तो जब आप स्वयं आगे बढ़ के करेंगे लीडर के तौर पे, तो स्वाभाविक तौर पे आपके जो पीछे चलने वाले आपको कोऑपरेट करें। चलिए, ये था शिक्षक प्रशिक्षण। और क्योंकि मैंने अपना एक वीडियो डाला था डायट महाराजगंज में मैं बतौर ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, आपने मेरा ऑफिस देखा, और इस वीडियो में आप प्राचार्य सर का ऑफिस यहाँ पे आप देख रहे हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, तो हमारे जो वीडियो चल रहा है उस वीडियो के पीछे आप एक वीडियोस भी आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह की बदलाव जो दिख रहा है, जो धरातल पे आपको दिख रहा है। ऑफिस अच्छा है आपका, मेंटेन है, ये जो ग्राउंड लेवल पे आप जो सफाई देख रहे हैं कितनी बेहतरीन है, ऑफिस जो कार्यालय है उनका इतना जो बेहतरीन है, जो लिपिक कार्यालय है वो अच्छा है, जो बच्चों का जो क्लासेस है वो कितने अच्छे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, मैं अभी वीडियो से आपके पीछे यहाँ पे चल रहे होंगे यहाँ पे। तो ये जो बदलाव है, जैसे मैं देखिए आपको मैं बता दूं कि 2010 में मैंने भी यहाँ पे बीटीसी की ट्रेनिंग की है, और उस समय रेणु चतुर्वेदी मैडम यहाँ पे प्राचार्य थी। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां उस समय भी डिसिप्लिन और जो कंटिन्यूटी थी वो बहुत ही मिसाल थी। लेकिन ये था कि डाइट में जो आधारभूत जो संरचनाएं थी वो बहुत ही कम थी। आज यहाँ पे बहुत इतना बदलाव देखने को मिल रहा है। ये सर कैसे संभव हुआ? यह क्या आपने अपने स्तर से भी कुछ यहाँ पे देने का प्रयास किया है क्या? क्योंकि डाइट बहुत खूबसूरत है, और मैं आपको बता दूं, मैं ट्रेनिंग करने आया हूँ, मेरे जितने साथी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्होंने बताया कि महाराजगंज डाइट सबसे खूबसूरत डाइट है। तो कैसे यार ये बदलाव आपने कैसे किया? देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको आभार देता हूं कि आपने इन चीजों को देखा, एनालाइज किया। भविष्य में आपको भी ऐसे काम करने पड़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी काम को करने में कि आपकी इच्छा शक्ति और आपका विजन। सबसे पहले तो आपको अपना विजन बनाना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आप केवल यहाँ बैठने आए हैं या फिर वास्तव में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप कुछ करने आए हैं तो सबसे पहले आप मजबूत इच्छा शक्ति लेके आइए। आपकी इच्छा शक्ति आपको बताएगी कि आपको किस ट्रैक पे जाना है। जैसे आप कोई चीज पर्टिकुलर सुधार करना चाहते हैं तो पहले आप उसको देखिए कि उसकी नीड क्या है। ऑफिस अच्छा होना चाहिए, स्वाभाविक तौर पे होना चाहिए, क्लासेस अच्छे होने चाहिए। तो अगर आपके ध्यान में ये कोई चीज है कि मुझे इसको अच्छा बनाना है, तब आप अपने ब्रेन से, अपने स्वतः उसको देखिए कि हम इसमें कौन सा इनोवेशन कर दें। ये जो ऑफिस या जो भी आप देख रहे हैं ये कोई आर्किटेक्चर ने नहीं बनवाया, ये मैंने बनाया। अच्छा, आपका डिजाइन किया? ये मेरा डिजाइन। ये तो ये और अच्छी बात है। तो आपको अपना विजन देखना पड़ेगा। फिर आपकी संसाधन क्या है, आपके वित्त के क्या प्रावधान है, क्या कैसे उस चीज में हो सकती है। ऐसा मतलब कहते ना कि तेते पाव पसारिए जैते लंबी सौ। तो उन चीजों को देख के आप आगे बढ़िए। चुनौतियां आएंगी, बहुत सी चीजें देर में होंगी, कुछ आपके मन माफिंग होगी, कुछ नहीं भी होंगी, बट आपको उनसे रूबरू होते हुए उसको इस स्तर पे लाना है कि वो आपके साम्यता के हिसाब से सही हो जाए। नहीं, ये तो दिख रहा है। ये तो ये जो विजन आपका है, ये बतौर ऑफिस में आने के बाद, ये डाइट के प्रांगण में आने के बाद वो तो दिखना ये शुरू हो जाता है। ये तो है कि डाइट, जब जहां तक मेरी जानकारी है, डाइट जो महाराजगंज है वो सिर्फ 5 डाइट में जो प्रदेश स्तर पे है, 75 या 70 डाइट हमारे पास है, उनमें सिर्फ 5 पे अपनी जगह ये बना पाया है। तो ये भी बहुत काबिले तारीफ है, आप जो अपने काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके जो भविष्य में जो योजनाएं हैं नवाचारों को लेकर, उस पर क्या आपका जो भविष्य के जो विजन है, कुछ बता दिए। भविष्य में हमारा विजन ये है कि सबसे पहले हमको जो हमारा ऑडिटोरियम हॉल है, संसाधन के स्तर से बता रहा हूँ, पहले हम उसको सुसज्जित करना चाहते हैं, थोड़ी सी और सुविधा उसमें बढ़ाना चाहते हैं, ऑडिटोरियम वगैरह। हाँ, ऑडिटोरियम। दूसरी एक बड़ा चीज मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ कि हमने डाइट के परिसर के अंदर सीसी रोड एक बड़ा
जो है भव्य स्वागत द्वार और बाउंड्री निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा था परियोजना कार्यालय को, वो स्वीकृत भी हो गया है। एक मैं देख रहा हूँ डायट में, मैं सारी चीजें यहाँ पे थी, गेट यहाँ पे नहीं था, लेकिन और यहाँ पे देखिए बात करते करते वो भी चीज सामने आ गई कि स्वागत द्वार हमारे यहाँ क्या वो डायट में बनने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए और हम सबके लिए और जनपद के सारे शिक्षकों के लिए उपलब्धि है कि कम से कम अगर वो अपनी मात्र संस्था में जाते हैं तो उसका एक आइकॉन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आइकॉन होना चाहिए जिससे आपके, जैसे होता है कि आप एनलाइटमेंट हो आप। तो हमने इस पे इंजीनियर से प्रोजेक्ट बनवाया था, वो अप्रूव भी हो गया है, अप्रूवल मिल गया है। तो उम्मीद है कि हमारे वर्षांत तक हम लोग ये काम कर लेंगे। इसके अतिरिक्त हम ये चाह रहे हैं, हमारा ये प्रोजेक्ट है कि हम अपने सभागार को और बेहतर करें। सभागार में सुविधाएं इस मामले में बढ़ाएं क्योंकि थोड़ा सा संसाधन कमी होने से आवाज का उसमें थोड़ा सा, और मौसम में गर्मी के मौसम में वहाँ गर्मी चूंकि ऊपर है तो हमने एसी भी मंगवा ली है उसके लिए, तो उसको इंस्टॉल कराना बाकी है। और क्लासेस के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट है कि अभी तो टीवीज और जो आपके स्पीकर लगे हैं, लेकिन भविष्य में मेरा ये विचार है कि मैं इसमें डिजिटल बोर्ड लगवा दूं। ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि हम अगर आधुनिकता के साथ नहीं जुड़ेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ेंगे तो पीछे हो जाएंगे। और एक ये हमारा प्लान है कि कुछ बाग बगीचे डेवलप करने का। तो सौंदर्यीकरण के साथ साथ आपको पढ़ाई में जो संसाधन सुविधाओं को उपलब्ध कराना, कक्षाओं को नियमित संचालन करना। और देखिए अभी हमारे यहाँ से जो निपुण भारत मिशन के तहत डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा जो सर्वे कराया गया, उसके बाद सेस का एक सर्वे कराया गया, फिर कायाकल्प का सर्वे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं शासन की योजनाओं के तहत स्टूडेंट्स को भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में विद्यालय पे जाने का मौका मिल रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं वो काम और बेहतर तरीके से जो समस्याएं वहां पे हैं तो स्टूडेंट रीड करके आए तो हम लोग से साझा करें, ताकि भविष्य में अगर कोई योजनाएं हम बड़ी बनाते हैं तो उस चीज को अमल में लाएं, वहां जानकर हमको अप्लाई करने में आसानी हो गया जी। चलिए, ये तो था सर का जो विजन है, सर की जो चाह है, वो क्या करना चाह रहे हैं और डाइट में क्या क्या सर ने किया। थोड़ा सा हम क्या चाहते हैं कि इस इंटरव्यू में सर के कुछ व्यक्तिगत पहलुओं को भी जानने का हम प्रयास यहाँ पे करेंगे। सर थोड़ा सा व्यक्तिगत होना चाहेंगे। आप बेसिक में अध्यापक थे, बेसिक में अध्यापक होने के बाद आपने अपनी तैयारी की और इस परीक्षा को आपने पास किया। तो कई सारे अध्यापक अक्सर मुझसे ही पूछते रहते हैं सर टाइम कैसे मैनेज किया पढ़ने के लिए आपने। तो आप अपना बताइए कि आपने कैसे टाइम को मैनेज किया बतौर सहायक अध्यापक कार्य करते हुए, अपने जो भी अपनी सेवा है उसमें पूरी ईमानदारी बरतते हुए आपने कैसे टाइम को मैनेज किया? मैं आपको बताऊं, मैं इसी जनपद में 6 साल बेसिक में सहायक अध्यापक रहा प्राइमरी स्कूल में। तो सबसे बड़ी टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? विद्यालय मान लीजिए सभी को जाना है, सभी नौकरी करते हैं। विद्यालय से आने के बाद आप स्वयं को सबसे पहले रिजर्व करिए और अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए। और मैंने जो किया कि मैं आता था तो 6-7 घंटा हम पढ़ते थे, कंटिन्यू नहीं, स्लॉट के रूप में 2 घंटा भी पढ़ लिया, फिर ये फिर वो, ऐसे करके मैंने स्कूल से आने के बाद 1 घंटे के अंदर मैं रेडी हो जाता था। अगर मैं 3 बजे स्कूल हमारा छूटता है विद्यालय, तो 4 बजे हम घर पहुंच के रेडी हो जाते थे। ठीक है। उसके बाद हम देर रात तक काम करते थे अपने अध्ययन में। और जो सबसे बड़ी चीज हमने महसूस की और इन्वेंट भी की एक तरीके से देखा जाए तो कृत्रिम अभाव मैंने डेवलप किया। जो बेसिक के अध्यापक हैं जो लगातार सवाल करते हैं कैसे पढ़ा जाए कैसे नहीं पढ़ा जाए, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा इस चीज को। कृत्रिम अभाव का मतलब ये है कि आप आर्टिफिशियली कुछ चीजों से दूर हो जाएं। जैसे मैंने 1.5 साल से टीवी में रिचार्ज नहीं कराया, ठीक है। उसके बाद मैं कहीं किसी पार्टी में या किसी सड़क पे या चाय की दुकान पे बहुत नॉमिनल तरीके से पाया जाता, मतलब जाता था। मैंने कभी अपने समय को वेस्ट नहीं किया अनर्गल तरीके से कि मैं घूमूं, क्योंकि समय कम है, समय वेस्ट करना वही मैनेज। और कृत्रिम अभाव मतलब जब आपके पास थोड़े पैसे हों या ज्यादा पैसे हों तो आपका मन करता है कि आप हर चीज वो सुख सुविधा की जोड़ लें, लेकिन मैंने नहीं जोड़ी। मैं एज ए स्टूडेंट ही रहा एक कमरे के अंदर, 10 बाई 8 के कमरे में, 12 बाई 8 के कमरे, इनकम करते हुए, नौकरी करते हुए। यही तो कृत्रिम अभाव है। जब आपको हर सुविधा मिल जाएगी तो आप आगे प्रगति के आपके रास्ते बंद हो जाएंगे। तो ये चीज हमने की। और दूसरी बात की टाइम बाउंड, हर चीज मैंने टाइम बाउंड तरीके से की। अगर मैंने डिसाइड किया मुझे आज ये काम करना है, मुझे करना ही है, चाहे वो रात में 1 बज जाए 2 बज जाए। कितने घंटे पढ़ते थे आप? मुश्किल से 7 घंटे का औसत रोज को पढ़ने के 7 घंटे का औसत निकलता है, ठीक है।
कुछ जो हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे जो तैयारी करते हैं लगातार प्रिपरेशन करते हैं, उन बच्चों के लिए जरा आप बता दें। अभी तो चूंकि आप 2020 में ही पास आउट हुए हैं, ज्यादा आप दिन भी नहीं हुए, तो वो प्री के लिए तैयारी, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए किस तरह आपने किया, कौन सी किताबें आपने पढ़ी, इसको थोड़ा सा बच्चों से थोड़ा शेयर करिए आप। देखिए, अगर आप वैसे देखें तो मैंने 3 बार मुख्य परीक्षा दी, जिसमें 2 बार मैं इंटरव्यू में पहुंचा, 1 बार अतिरिक्त रूप में लोअर पीसीएस में भी मैं गया था। अब मैं इसको ऐसे कहूं कि मैंने आज तक कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। एनसीईआरटी सर नहीं पढ़ी, ये तो अजूबा है। उसका रीजन है, हाँ। रीजन ये है कि जब मैं पास आउट हुआ अपने कॉलेज एमए करके, तो उसके 1 साल बाद ही मैं नौकरी पा गया, सर्विस मुझे मिल गई बेसिक में। और उसके बाद फिर वो टर्म बना कि मेरे पास एक्स्ट्रा कभी समय ही नहीं बचा विद्यालय जाना, विद्यालय से घर आना। और मैंने एनसीईआरटी इसलिए भी नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे अपने ऊपर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं वहां तक कर ले जाऊंगा। जैसे एनसीईआरटी लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपने ईमानदारी से 9, 10, 11, 12 आपने पढ़ाई की है तो एनसीईआरटी पढ़ने की मुझे लगता है। और दूसरी बड़ी बात, मेंस के स्तर पे जो आप बुक्स की बात कर रहे हैं या प्री के स्तर पे, तो बुक्स, चूंकि मेरा ऑप्शनल विषय जो है भूगोल था, और भूगोल से मैं पीजी भी हूँ, नेट भी हूँ, तो वहां तो मुझे कोई समस्या नहीं हुई। बट ऐसे जीएस में आप जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेते हैं, लक्ष्मीकांत भूगोल में फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप सविंदर सिंह या गो चेलियाओं की बुक पढ़ लें, ह्यूमन ज्योग्राफी में आप माजिद हुसैन की पढ़ लें। जो है उसके अतिरिक्त आप अगर देखें इकोनॉमिक्स में तो दत्त एंड सुंदरम की बुक्स भी आती है, और हिस्ट्री में तो विपिन चंद्र वगैरह है ही है, स्पेक्ट्रम है। तो हालांकि मैंने स्पेक्ट्रम भी नहीं पढ़ी है, मेरे ये इसी दराज में पढ़ी है, ये नीचे मैं ला के रखा पढ़ने के लिए, बट मैं पढ़ नहीं पाया। ठीक है, तो देखिए स्वयं को, अपने आप को अब तैयार करना होता है। अब ये रास्ता अलग है कि आप किस सोर्स का उपयोग करते हैं। मैंने कभी कोई मोटी बड़ी बुक्स नहीं पढ़ी, एक बार मैंने रीड किया बस, मतलब कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद से आपने उसको मैं पतली पतली जो है बुक्स लेके बस उसको रिवीजन ज्यादा से। अच्छा, ये आपने काम किया, मतलब कि सर ने मल्टीपल रिवीजन कुछ ज्यादा ही किया। और एक चीज, एग्जाम में मैंने कभी आंसर राइटिंग का टेस्ट नहीं दिया, लेकिन कोई ऐसा ना करे। नहीं, आप लोग आंसर राइटिंग करिएगा, आप लोग रिस्क मत लीजिएगा। देखिए, कुछ लोग जीनियस लोग होते हैं सर की तरह, जो आंसर राइटिंग नहीं करते हैं और डायरेक्ट पेपर हॉल में जाकर लिखते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग आंसर राइटिंग करते रहे। तो आंसर राइटिंग आपने नहीं किया तो फिर पेपर के हॉल में आपने टाइम मैनेज कैसे किया? 20 वाला आते हैं। मैं बता रहा हूँ, जब मैं कोई भी चीज पढ़ता था तो मैं उसकी कैप्सूलिंग कर लेता था। जैसे अगर आपने मूल अधिकार पढ़ा तो मूल अधिकार को अपने दिमाग में कैप्सूल के रूप में डेवलप कर लीजिए कि मूल अधिकार है तो भाई अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक होंगे, उसमें कौन कौन से अधिकार है, उसके क्या निर्बंधन है, उसकी उन्मुक्तताएं क्या है। अगर आप केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे हैं तो उस पर फोकस कर लीजिए। दरअसल आपको कोई भी टॉपिक, मैंने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया कि कोई भी टॉपिक आए तो मैं उस पर अच्छा खासा आंसर एडिट करके लिख सकूं, तथ्य के साथ। तो ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट आपने दिमाग में दिमाग में कर लिया, कोई कहीं से कुछ भी आए ये पॉइंट हम डाल के क्योंकि मैं एक एक चीज को कई बार रिवीजन कर चुका होता था, इसलिए मुझे कभी आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मुझे प्रॉब्लम कहाँ हुई, मेरा कोई क्वेश्चन आज तक छूटा नहीं, बट हाथ एकदम वो लिखते लिखते बेकार हो जाता। अच्छा, इंटरव्यू में क्या, उसकी तैयारी कैसे की आपने? इंटरव्यू के लिए मैंने कोई वैसी तैयारी नहीं की। इंटरव्यू के लिए तो मतलब मैं केवल न्यूज़पेपर देख के चला जाता था, करंट की चीजों को देख के। हाँ, और इस बार लास्ट मतलब जब अभी दिया था तो हमने कुछ मॉक इंटरव्यू हमारे दोस्तों के साथ किया था, वो भी 3-4 दिन, उससे ज्यादा नहीं, आधे 1 घंटे आपस में किया था। चलिए, मतलब ये कुल मिला के ये सर जीनियस की कैटेगरी में सर आते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग नहीं की, एनसीईआरटी नहीं की, पढ़ी, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा, फिर भी आज इस पद पे यहाँ पे सर। देखिए, जीनियस में अपने आप को नहीं समझता, नॉर्मल आदमी हूँ। देखिए, जीनियस आदमी को क्या बनाता है? आपकी कंसिस्टेंसी आपको जीनियस बनाती है, आपका हार्ड वर्क आपको जीनियस बनाता है, आपके डिसिप्लिन आपको जीनियस बनाते हैं। ये सही क्या है ना। अच्छा, एक बात बताइए सर, मुझे जानने की बहुत इच्छा है, क्योंकि मैं भी अभी इस दौर से गुजर रहा हूँ। मैं भी प्राइमरी में अध्यापक था आप ही की तरह, और मैं भी आप ही की तरह पीएस कैडर में आया हूँ। एक व्यक्तित्व परिवर्तन में कुछ आपको लगता है, महसूस होता है कि क्या व्यक्तित्व परिवर्तन हुआ जब आप बेसिक के अध्यापक थे और जब आप अधिकारी हैं, इस कुर्सी पर बैठे हैं? क्या व्यक्तित्व परिवर्तन? कुछ व्यक्तित्व में परिवर्तन जिम्मेदारियों से होता है, मुझे ऐसा लगता है। वहां पर जिम्मेदारियां थी, यहाँ पर और ज्यादा है। वहाँ यूनिडायरेक्शनल था,
एक ही दिशा में काम करना था, मल्टी डायरेक्शनल है। तो स्वाभाविक तौर पे जब आप किसी भी चेयर को होल्ड करते हैं तो उसके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी अपनी जो है लिमिटेशंस होती हैं, और उसके अपने वर्क करने का कल्चर होता है। हर पद की अपनी एक अलग कार्यशैली होती है। तो आप किसी भी पद पर रह के किसी दूसरे पद की कार्यशैली नहीं अपना सकते, है नहीं। तो स्वभाव में परिवर्तन। और दूसरी बात है वर्क प्लेस और जो वर्क कल्चर का एक ब्रॉड एस्पेक्ट आपके सामने आता है। तो जब तक अब आप तालाब से निकल समुद्र में है, हाँ, कोई और छोरी नहीं है। हाँ, तो उस स्तर पे आपको अगर आप नहीं बदलाव करेंगे तो स्वाभाविक आप सक्सेसफुल नहीं हो। वो अंदर की फीलिंग की मैं पूछ रहा था, अंदर की फीलिंग की बात, मतलब कि चेयर होल्ड करने के बाद क्या महसूस होता है? मतलब अच्छा महसूस होता है। मुझे लगता है कि मैं, ईश्वर ने मुझे उस लायक चुना कि मैं समाज के अच्छे काफी लोगों की हेल्प कर सकता हूँ और मदद कर सकता हूँ, उनके जीवन स्तर को बढ़ा सकता हूँ, बढ़ाने में योगदान दे सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि एक जो पद पे बैठने के बाद लोग कट से जाते हैं धरातल से, तो मेरी यही हमेशा ये रहता है कि मैं ग्राउंड स्तर से जुड़ा रहूं। हमेशा जहां से मैं आया हूं, जिन लोगों के बीच से, मैं उनके लिए अच्छा कुछ कर पाऊं, यही मेरी हमेशा मैं चिंतन में रहता हूं। अच्छा सर, एक सर बुरा मत मानिएगा, एक प्रश्न पूछने का मैं दुस्साहस कर पा रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं भी मार्केट में घूमता रहता हूँ, मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, अध्यापकों से मिलता रहता हूँ। बात तो एक जगह पे बात हो रही थी, मुझे वहां सुनाई दिया कि आप एक मूल शिक्षक पद से आप आए हुए हैं, किसी शिक्षा के अध्यापक आप रहे, और उसी विभाग में आप शीर्ष पद पे आप इसमें आप बैठे हुए हैं, प्राचार्य के पद पे जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में। आप जब विजिट करने जाते हैं कहीं पे, या फिर कहीं आप किसी अध्यापकों के बीच में जाते हैं, तो कुछ लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आप उनको उतनी तरजीह नहीं देते अध्यापकों को, आप उनको उतनी महत्ता नहीं देते हैं, आप उनसे कट से गए। अभी आपने कहा डाउन टू अर्थ आप हैं, आप बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहां पे प्रश्न मेरे सामने आता है, कई लोगों ने मुझसे कहा कि वो थोड़ा सा तो अलग रहते हैं, थोड़ा सा उनका अधिकारी वाला थोड़ा सा उनके अंदर आ गया है, वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अध्यापकों को उस नजरिए से नहीं देख रहे हैं। हालांकि वो अध्यापक थे, लेकिन अब जब हैं प्रचार की कुर्सी पर बैठे हैं, वो अध्यापकों को भूल गए हैं। ऐसा नहीं, ऐसा मुझे मतलब नहीं लगता कि मेरे द्वारा ऐसी कोई भी गतिविधि या क्रियाकलाप हुए हैं कि उनको ऐसा समझ में आए। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि आप जीवन में हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो वो फिर कुछ लोग अपने स्तर पर भी कुछ राय क्रिएट कर लेते हैं। मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, बट अपनी अपनी चीजें हैं, लोग अपनी अपनी राय कायम कर लेते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे स्तर से। दूर से कभी कभी लोग गलत मृग मरीचिका होते हैं, दूर से दिखाई देता है, पानी आओ तो कुछ और निकलता है। तो मुझे लगता है कि वो उसी तरीके का है और समय के साथ वो भी चला जाएगा। जैसे मैं बता दूं कि मैं जब भी मैं यहाँ पे तो अभी आया हूँ ना, मैं भी अध्यापक ही था, तो लोगों के बीच में जब ऐसी बातें सुना करता था, तो मुझे लगता था कि हो सकता है कि भाई अधिकारी बनने के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी हो, या फिर ऐसा व्यक्तित्व परिवर्तन, इसलिए मैंने सवाल पूछा व्यक्तित्व परिवर्तन पे, ऐसा आया हो कि ऐसा हो चुका हो। लेकिन मैं भी जब यहाँ पे आया हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, सर के सानिध्य में हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ भाई वो चीजें अलग नजरिए की थी। यहाँ पे नजरिया मेरा बदला, और सर से तो बहुत ही डाउन टू अर्थ है वास्तव में। सर से बात करना, सर के सामने बैठना और सर से सीखना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत चीज मैं जावेद आपको और बताना चाहता हूँ, देखिए ये एक बिहेवियरल चीज है। बिहेवियर हमेशा एक सा नहीं रहता, बिहेवियर परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कार्य विशेष या किसी समय विशेष में उन्होंने मेरा ऐसा रूप देखा हो, चूंकि हर पद के साथ मैंने कहा ना, उसकी अपनी प्रतिष्ठा, उसकी अपनी गरिमा, उसकी अपनी लिमिटेशंस जुड़ी होती है। तो हमको सबको लेके चलना है। तो अगर किसी ने कुछ राय बना ली है, तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि जल्दी ही वो ऐसा अब नहीं सोचेंगे। हाँ, बिल्कुल ही राय बदलेगी निश्चित तौर पे। जब आप सर को करीब से जानेंगे, तो जो आपके जो राय है, जो मनो मस्तिष्क में आपके बैठा हुआ, निश्चित तौर पे क्या होगा, वो बदलने का काम होगा। सर जाते जाते संदेश, दो संदेश, एक अध्यापकों के लिए और एक बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, दो संदेश आपसे आप जानना चाहूंगा कि अध्यापकों के लिए आप अलग संदेश दीजिए और बच्चों के लिए अलग। कि अध्यापकों के लिए तो मेरा ये संदेश है कि आप एक शिक्षक से बढ़ के अब एक कहीं ना कहीं लोक सेवक के रूप में उभर रहे हैं। तमाम विभागों की तमाम योजनाएं आपके द्वारा इम्प्लीमेंट हो रही है, उनका भी दायरा बढ़ रहा है, दायरा बढ़ रहा है। वही मैंने अध्यापक से लोक सेवक के तौर पे थोड़ा सा उसको कैटेगराइज किया। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम अपने मूल कार्य, जो हमारे अध्यापक हैं, अध्यापन का कार्य है, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। बट हम
इस मामले में बड़े धनी हैं कि हमें एक ऐसे वर्ग का सेवा करने का मौका मिल रहा है जिसको लोग शहरों में ढूंढते खोजते हैं। यहाँ पे किसी की मतलब डिप्राइव्ड बताना नहीं है, उद्देश्य ये है कि हम उस अवसर को तलाश रहे हैं, हम उस अवसर की तलाश में वर्क कर रहे हैं कि हम किसी के जीवन को प्रकाशित कर सकें। उससे शुभ कार्य और पवित्र कार्य मुझे नहीं लगता है कोई होगा। तो हमारा यही है कि आप अपने सारे मैनुअल्स को देखें कि आपको करना है, कैसे करना है, बच्चों में और स्वयं में भी एथिक्स, मोरालिटी, डिसिप्लिन, इन चीजों का बढ़ चढ़ के आप इम्प्लीमेंटेशन करिए, बच्चों के अंदर डालिए। और समय सबद्धता और एब्सेंटिज्म पे तो हमने काफी बेहतर काम कर लिया है, अब वैसा कुछ नहीं रहा है क्योंकि डेटा हम लोग मीटिंग में देखते रहते हैं। पर ये है कि मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो महाराजगंज के जितने भी जो अध्यापक है वो निश्चित, मैं भी जहां तक जानता हूँ वो काफी पंक्चुअल है, समय से लोग आते हैं, पढ़ाते काम करते हैं। बस थोड़ा सा बदलाव चाहिए जो नवाचार के लिए, नए बदलते जमाने के साथ नवाचार, एक वर्क कल्चर, उसी में वर्क कल्चर में एक नया वर्क कल्चर में भी नवाचार शामिल होता है। जैसे आप वर्क कल्चर हमेशा नवाचार नहीं कर सकते, जो कंटेम्पररी समकालिक चीजें हैं या परंपरागत चीजें हैं उसको सुचारू रूप से पहले चलाएं, देन आप नवाचार इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल 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 सर, ठीक है। तो मैं यही चाहूंगा कि लोग तन मन धन से बेहतरीन काम करके दिखाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अध्यापक, और आप इस तरह से जो प्रयास होगा वो तो आप तो देंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे आप। और दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, कोई पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि आप 3-4 वर्ड्स को अपनी जीवन शैली बना लीजिए। पहले तो हार्ड वर्किंग, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा कंटिन्यूटी और चौथा आपका जो है पंक्चुअलिटी। किसी भी ये मूल मंत्र है, यही 4 वर्ड आपको फोकस करना है। और 5वां, जब आप इस सब पे काम कर लेंगे तब आप स्वयं भी उस टैलेंटेड, जो मतलब तथाकथित है कि मतलब वो टैलेंटेड था, वो टैलेंटेड, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी बहुत सिंपल, वो मेहनत से ही आता है। हाँ, मेहनत से, वो सिंपल और मैं बहुत वैसा नहीं था। मतलब आप इन 4 वर्ड को पकड़ के उस पर वर्क करके और स्वयं को कंट्रोल करते हुए, रिजर्व रखते हुए आप हर जगह कहीं भी आप कोई सर्विस क्वालिफाई। चलिए, तो ये थे हमारे डायट प्राचार्य सर श्री अभिजीत सिंह। आपको इनसे बात करके कैसा लगा, इनको सुन के कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण और इतनी गहन बातें आपने हमारे साथ शेयर की और हमारे दर्शकों को भी बताया। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद आपको भी। थैंक यू सर, मिलते हैं अगले